हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विकास जीनियस एकेडमी में। तो हम पढ़ रहे थे बेसिक मैथ का पार्ट और हम पहुंच चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री पे। तो हम इसमें सीखेंगे कि एंगल को कैसे मेज़रमेंट करते हैं और रेडियन क्या होता है, एक रेडियन का मतलब समझेंगे और कन्वर्जन ऑफ एंगल समझेंगे, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, ये सारी बातें सीखेंगे। और क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है ट्रिग्नोमेट्री में, ये भी समझेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री। तो सिंपली कहा जाए कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या किया जाता है, तो सीधी सी बात, मेजरमेंट ऑफ एंगल। हम इस पूरे चैप्टर में एंगल का मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। अब एंगल दो तरीके के होते हैं, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल क्या होता है, दो लाइन के बीच का एंगल, ठीक है। यानी कोई दो लाइन इंटरसेक्ट करे तो जो एंगल बनता है ये प्लेन एंगल कहलाएगा, ठीक है। और सॉलिड एंगल, कोन के अंदर का एंगल। यानी आपने कोन के कई सारे स्ट्रक्चर देखे होंगे, जैसे आइसक्रीम या अन्य सारी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने देखी होंगी जो कोन के स्ट्रक्चर की होती हैं, बर्थडे कैप, ये सारी चीज़ें। तो उसमें जो एंगल बनता है वो सॉलिड एंगल बनता है, तो उसको हम सॉलिड एंगल कहते हैं, ठीक है। तो मेनली प्लेन एंगल का यूज़ सबसे ज़्यादा होता है ट्रिग्नोमेट्री में। तो इसको ही हम आगे और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो यूनिट ऑफ एंगल में हम देखेंगे कि दो यूनिट है, सेक्साजेसिमल सिस्टम एंड एसआई सिस्टम। सेक्साजेसिमल सिस्टम में देखेंगे तो यूनिट जो होती है डिग्री, मिनट और सेकंड होती है ना। और यहाँ आप एसआई में देखेंगे तो यूनिट रेडियन में है। अब एक मिनट का, एक डिग्री का मतलब समझ लीजिए कि एक डिग्री बराबर 60 मिनट होता है ना। और एक मिनट बराबर 60 सेकंड हो जाता है सिंपली। और रेडियन में देखेंगे तो एक रेडियन का सबसे पहले हमें मतलब समझना होगा कि एक रेडियन का मतलब आखिर क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक पूरा सर्कल जो बना है ना, ये जो पूरा सर्कल बना है इसमें जो रेडियस है और ये कुछ एंगल आपको दिख रहा होगा थीटा है, तो हमने इसको एक रेडियन के बराबर लिख दिया है। तो हम इसको कैसे कह सकते हैं कि ये एक रेडियन के बराबर है। तो इसमें मेन बात यह है कि जो आर्क लेंथ है, यहाँ से यहाँ का लेंथ, आर्क लेंथ, ये सिंपली किसके बराबर हो जाए, रेडियस के, है ना। तो ये जब रेडियस के बराबर हो जाता है आर्क लेंथ, तब जो एंगल बनता है तब हम उसको नाम देते हैं 1 रेडियन, ठीक है। तो हमने यहाँ पर उसका स्टेटमेंट लिख दिया कि एक रेडियन किसे कहते हैं। तो 1 रेडियन इज डिफाइंड एज एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क, ठीक है, हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस। तो सिंपली आपको ये स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा और एक रेडियन की बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि रेडियन और डिग्री में कैसे क्या रिलेशन होता है, तभी तो हम आगे कन्वर्जन कर पाएंगे। जब कोई रिलेशन ही हमें नहीं पता होगा तो हम कैसे उसको कन्वर्ट करेंगे, डिग्री टू रेडियन या रेडियन टू डिग्री, है ना। तो यहाँ से देखिए, ये एक सर्कल है, हमने 90 डिग्री का एंगल ले लिया और इसको हमने नाम दे दिया थीटा, है ना। तो अगर मैं पूछूं कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या होगा, तो पूरी लेंथ आपको पता है क्या, पूरी लेंथ आपको पता है कि 2πr होता है। और जब इतनी लेंथ हमको चाहिए तो इस ये 1/4 पार्ट है, तो 1/4 से हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया या 4 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये सिंपली आ गया πr/2, हमें ये लेंथ मिल गई। अब अगर थीटा पूछें तो थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ये हमें पहले से पता है। तो हम आर्क लेंथ ये वाला रख देंगे, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, है ना। बाकी रेडियस सिंपली रख देंगे। तो ये पूरा हमारा
वैल्यू कैंसिल होकर ये आर आर कैंसिल होकर ये वैल्यू निकल आएगी कि थीटा इक्वल टू π/2, है ना। सो π/2 रेडियन इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। अब सिंपली 2 को उधर भेजा तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। ये होता है बच्चों रिलेशन, है ना, रेडियन और डिग्री में। तो जब भी हमें कन्वर्जन करना हो डिग्री से रेडियन में या रेडियन से डिग्री में, तो हम सिंपली यही मेथड फॉलो कर लेंगे। यही कॉन्सेप्ट सीधा सीधा, है ना। डिग्री डिग्री में अगर डिग्री से अगर रेडियन में जाना है तो π/180 से मल्टीप्लाई कर दिया, और रेडियन से अगर डिग्री में आना हो तो 180/π से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो आप अगर एग्जांपल के तौर पर देखें कि अगर 30 डिग्री दिया गया है तो हमने यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दिया π/80 से, तो वैल्यू कैंसिल होकर π/6 रेडियन आ गया सिंपली। अब 40 डिग्री दिया गया है, ये आप करिएगा, है ना। और ऐसे आपके पास कोई भी बुक हो तो उससे प्रैक्टिस करिए, है ना, कन्वर्जन का। तो एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कभी हम एंगल को पॉजिटिव ले लेते हैं, कभी नेगेटिव, है ना। तो कब नेगेटिव लेना है कब पॉजिटिव, ये भी समझ लेते हैं। तो ये होता है रेफरेंस लाइन। कोई भी एंगल हमें मेजरमेंट करना होता है तो एक रेफरेंस लाइन लेते हैं, और जब रेफरेंस लाइन से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, और जब तब एंगल जो लेते हैं वो पॉजिटिव में होता है। और वहीं अगर रेफरेंस लाइन से क्लॉकवाइज रोटेट किया गया तब जो एंगल को लेंगे नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि ये कोई सर्कल है, 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज करके इसको मेज़र किया गया है तो पॉजिटिव आ गया है 30 डिग्री। और वहीं अगर एंटी क्लॉकवाइज चला गया तो जो एंगल होगा वो -30 आ गया, है ना। सेम इसी कॉन्सेप्ट से आया है ना। अब बात आती है बच्चों टी रेशियो, है ना, कि टी रेशियो किसे कहते हैं। तो दो साइड का रेशियो ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो टी रेशियो में हम मेनली राइट एंगल ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं। तो दो ट्रायंगल यहाँ पर बना है, तो सबसे पहले आप इसको समझ लीजिए। ये ट्रायंगल बना हुआ है, 90 डिग्री एंगल है, फाई है, और ये थीटा दे दिया गया है ना। तो 90 डिग्री प्लस थीटा प्लस 5 इक्वल टू 80 डिग्री। ये प्रॉपर्टी होती है एंगल की कि कोई अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसके अंदर का जो कोण होता है उनको अगर जोड़ा जाए तो सारी वैल्यू कितनी आती है, 180 डिग्री। तो थीटा प्लस 5 इक्वल टू 90 डिग्री आ गया, है ना। अब कहने का मतलब यह है कि ये 45 और ये 45 कब होगा, दोनों बराबर भी तो हो सकते हैं। तो ये कंडीशन कब पॉसिबल होगी, जब ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे, तब यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये 45 होगा और ये भी 45 डिग्री होगा, है ना। ये बात आपको समझ आ चुकी होगी। अब यहाँ पर एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लिखी हुई है कि एनी एक्सटीरियर एंगल इन अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, है ना। हिंदी में कहें तो जो बाह्य कोण होता है और ट्रायंगल के अंदर का जो दो कोण होता है उनको अगर जोड़ा जाए तो उनका जो योग होता है वो बाहरी एंगल के योग के बराबर आता है ना। तो ये प्रॉपर्टी हम यूज़ करके अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। तो यहाँ अल्फ़ा बीटा और गामा दिया गया है ना। तो अल्फ़ा की वैल्यू तो हम सिंपली कह सकते हैं हमें 90 डिग्री दिख रहा है ना। बाकी बीटा की वैल्यू अगर निकालनी हो, है ना, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 130 डिग्री। अब अगर ये एक्सटीरियर एंगल है ना, अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो इस एंगल को छोड़ देंगे, ठीक है, और किसको प्लस करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा को। इस एंगल को नहीं लेना है, इस एंगल को ऐड करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा को जब ऐड करेंगे
तब ये 30 डिग्री आएगा। और अल्फ़ा की वैल्यू हमें पता है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री हमने यहाँ वैल्यू रख दी अल्फ़ा की। और बीटा कैलकुलेट करने के लिए 90 को उधर भेजा और बीटा सिंपली आ गया 40 डिग्री। अब हमें यहाँ से वो प्रॉपर्टी पता थी कि अल्फ़ा, बीटा और गामा को अगर हम ऐड करें तो जो सम होगा वो 180 डिग्री आएगा। तो बच्चों ये एंगल हमें 90 डिग्री पता है और ये 40 डिग्री पता है, तो ये सिंपली आ गया 50 डिग्री, है ना। प्रॉपर्टी, सिंपल प्रॉपर्टी के बेस पे आ गया है ना। तो हम 5th टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो अगला पॉइंट हमारा है पाइथागोरस थ्योरम। तो पिछली क्लासेस में आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ा होगा। तो ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, ये बात हमें पता है कि हमारी पूरा ट्रिग्नोमेट्री ही राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है ना। और ये थ्योरम भी उसी के लिए है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। तो आपको यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा। इसमें एक एंगल जो है 90 डिग्री का है, बाकी ये फाई और हमने इसका नाम थीटा दे दिया है। तो इसमें कुछ समझने वाली बेसिक बातें होती हैं, तो उसको समझ लेते हैं। 90 डिग्री के सामने जो साइड लेंथ होता है उसको हमेशा हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। कई बार इसमें हमें कन्फ्यूजन हो जाती है, तो इसलिए हमने इस पॉइंट को लिख दिया है ताकि क्लैरिटी रहे हमेशा, ठीक है। तो बेस एंड परपेंडिकुलर फिक्स नहीं होते हैं। जिस एंगल को कंसीडर करेंगे उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और बगल वाला बेस होगा। तो बेस और परपेंडिकुलर बच्चों फिक्स नहीं होते हैं, ये बदलते रहते हैं। जैसे इस एंगल को हम कंसीडर कर रहे हैं, तो इस एंगल के हिसाब से बेस ये हो जाएगा और परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। बाकी 90 डिग्री के सामने वाला एंगल तो हाइपोटेनियस होगा ही, हमेशा ऑलवेज ये हाइपोटेनियस होगा, है ना। और मान लिया इस एंगल को हम कंसीडर कर रहे हैं, फिर 90 डिग्री ये है, तो हाइपोटेनस तो ये हमेशा होगा, इसके लिए हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी परपेंडिकुलर और बेस वेरी करेंगे। अब इसके लिए बेस ये हो जाएगा और इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, है ना। तो वही बात लिखी हुई है। अब यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, तो जैसे ये साइड लेंथ ए बी सी है, जिसे एक साइड लेंथ हमको नहीं पता है, बाकी दो पता है, तो तीसरा हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसके हेल्प से, पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से। तो यही होता है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है जिसमें दो साइड लेंथ जो है इक्वल है, इसकी वैल्यू ए है और इसकी भी वैल्यू ए है। तो अगर हाइपोटेनस हमें फाइंड आउट करना होगा तो इसके हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कुछ इस तरह, ठीक है। फिर बात आती है इम्पॉर्टेंट ट्रायंगल यूज्ड इन फिजिक्स की, है ना। फिजिक्स में कुछ ट्रायंगल होते हैं बच्चों जो बार बार रिपीट होते रहते हैं और क्वेश्चन में बार बार उनका यूज होता रहता है। तो जैसा कि 12 5 13 वाला जो एंगल है और 3 4 5 वाला जो एंगल है, ये कई बार क्वेश्चन में रिपीट होकर आते रहते हैं। तो इसके लिए अगर हम एंगल को याद कर लें साइड लेंथ को, तो हमारे लिए क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो जैसे 12 5 13 है, तो इसके लिए याद करने का तरीका ये है कि बड़ा एंगल ये है, तो इसके सामने वाला जो साइड लेंथ है ये 13, इसकी वैल्यू भी बड़ी होगी, यानी बड़े एंगल के सामने बड़ी साइड लेंथ, छोटे साइड लेंथ के सामने छोटा एंगल। तो इस तरह याद कर लेंगे आप। अब बड़े एंगल के सामने बड़ी साइड लेंथ, छोटे साइड लेंथ के सामने छोटा एंगल, है ना। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अब बात आती है टी रेशियो की, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसको बोलते हैं। तो रेशियो ऑफ टू साइड। अब जैसा कि राइट एंगल ट्रायंगल कोई बना हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड लेंथ हैं हमारे पास, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, ठीक है। तो ये 3 साइड लेंथ होती हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहता है कि दो साइड लेंथ का
अगर हम रेशियो ले लें तो उसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलेंगे, ठीक है। तो मान लिया अगर हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का अगर रेशियो ले लेते हैं तो P/S हो जाएगा ये रेशियो, और इस रेशियो का नाम हम दे देंगे साइन थीटा, है ना। कुछ अलग बात नहीं है, बस उसी रेशियो का नाम हमने क्या दे दिया, साइन थीटा नाम दे दिया। अगर बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो ले लेते हैं तो इसको हमने कॉस थीटा बोल दिया, है ना। अगर परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो ले लेते हैं तो P/B tan थीटा बोल दिया हमने इसको। अब इसका उल्टा भी रेशियो हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसको भी हम अलग नाम दे सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है ये कॉसेक थीटा। अब जैसे कि हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का हमने रेशियो ले लिया, उल्टा रेशियो ले लिया, ठीक है, इसका साइन थीटा का। तो साइन थीटा का उल्टा रेशियो लिया तो हमने इसको क्या नाम दे दिया, कॉसेक थीटा, है ना। अब सेक थीटा, बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो कॉस थीटा होता है, तो हाइपोटेनियस और बेस का रेशियो सेक थीटा हो जाएगा, यानी कॉस थीटा का उल्टा, है ना। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ऐसे यहाँ कॉट थीटा में हुआ है ना। यहाँ परपेंडिकुलर अपान बेस था, तो यहाँ का जो रेशियो है बेस अपान परपेंडिकुलर ले लिया गया है, तो कॉट थीटा जो होता है टेन थीटा का उल्टा होता है ना। इसके बाद कुछ ये टर्म होते हैं कि साइन 0 इक्वल टू 0, कॉस 0 इक्वल टू 0, टेन 0 डिग्री इक्वल टू 0। तो ये कैसे आते हैं, तो इस बात को हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसमें एक्सप्लेनेशन ये दिया गया है कि साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस होता है ना। अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, तो जो परपेंडिकुलर होगा हाइपोटेनस के इक्वल हो जाएगा, एंड हाइपोटेनस इक्वल टू बेस हो जाएगा, तो साइन 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। जैसे समझ लीजिए साइन थीटा परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस होता है, यानी परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, है ना। तो अगर ये एंगल 0 हो जाए, यानी अगर ये एंगल 0 हो जाएगा तो ये कुछ इस तरह डाउन हो जाएगा, तो जो परपेंडिकुलर होगा वो एकदम 0, ठीक है, एकदम छोटा हो जाएगा, और ये हाइपोटेनस की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, बेस के बराबर हो जाएगी, और इसकी वैल्यू भी हाइपोटेनस के इक्वल हो जाएगी। तो वही रेशियो रखा गया है, वैल्यू परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा हमारा, तो वैल्यू 0 आ जाएगी पूरी, ठीक है। यहीं अगर कॉस थीटा में देखें तो कॉस 0 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, तो बेस अपान हाइपोटेनस, ये रेशियो पता होता है हमको। तो अगर कॉस 0 हो जाएगा, है ना, किसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, कॉस की। बेस और हाइपोटेनियस, तो बेस ये, हाइपोटेनस ये, और ये एंगल 0 हो जाए। अब ये एंगल 0 होगा तो ये कंप्रेस कर जाएगा, तो हाइपोटेनस बेस इक्वल टू हाइपोटेनस हो जाएगा। हाइपोटेनस हमने यहाँ पर रख दिया, तो इसकी वैल्यू इक्वल टू 1 आ गई, ठीक है। टेन थीटा में देखते हैं, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। अब जब परपेंडिकुलर हमारा 0 हो जाएगा तो यहाँ भी टेन 0 की वैल्यू 0 आ जाएगी, है ना। चलिए अब आगे चलते हैं, अप्रॉक्सीमेशन, है ना। अप्रॉक्सीमेशन को समझ लेते हैं कि अप्रॉक्सीमेशन हमें कब करना होता है। तो इसके लिए ये बात याद रखिए कि इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, कितना स्मॉल, थीटा लेस देन 10 डिग्री, है ना। जब थीटा की वैल्यू 10 डिग्री से कम हो तब हम अप्रॉक्सीमेशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक सर्कल आपको दिख रहा होगा, ये रेडियस है इसका, है ना। तो अगर ये हमने कोई एंगल ले लिया, बहुत बहुत ही छोटा एंगल, ठीक है, यानी 10 डिग्री से कम है, तो उस कंडीशन में अगर हम
टी रेशियो देखें तो क्या होगा। तो जैसे ये एंगल ले लिया गया है, तो फिर इस सर्कल से हम इस एंगल को निकाल के कुछ यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। तो ये रेडियस है, तो ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा। तो इस एंगल को हमने निकाल के यहाँ पर बना के दिखाया है कि ये कैसे होगा। तो यहाँ का एंगल अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो ये 90 डिग्री, इसके सामने वाला हाइपोटेनस हो जाएगा। ये बहुत छोटा है, यानी परपेंडिकुलर ये होगा इसके इस एंगल के हिसाब से। तो ये एस थीटा परपेंडिकुलर है, जो कि बहुत छोटी लेंथ है। तो इस हिसाब से बेस की वैल्यू हो जाएगी हाइपोटेनियस के इक्वल, है ना, लगभग अप्रॉक्स में बेस की वैल्यू हाइपोटेनस के इक्वल हो जाएगी। तब साइन थीटा इक्वल टू थीटा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर दिखाया गया है साइन 0 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर इक्वल टू एस थीटा हो जाएगा, है ना, यहाँ से। तो एच थीटा की वैल्यू यहाँ पर रख दी गई है, तो एच एच कैंसिल हो जाएगा, है ना, एच कैंसिल हो जाएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू थीटा आ जाएगी। अब कॉस थीटा की वैल्यू अगर हमें देखना हो तो एंगल यही कंसीडर करेंगे। कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है ना। तो बेस लगभग हाइपोटेनस के बराबर हो जाएगा। तो बेस की जगह पे हाइपोटेनस रख दिया गया है और वैल्यू निकल के 1 आ गई है। इसी तरह tan थीटा भी आप देख सकते हैं, है ना। परपेंडिकुलर यहाँ पर एच थीटा रख दिया गया है तो कैंसिल हो गया। और परपेंडिकुलर एच थीटा क्यों हुआ, आप यहाँ से देख सकते हैं कि एंगल बहुत छोटा है, तो परपेंडिकुलर जो है बहुत छोटा होगा। तो इस हिसाब से यहाँ पर ये वैल्यू आप देख सकते हैं, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट इसमें क्या याद रखना है आपको हमेशा, कि अगर थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा इक्वल टू थीटा हो जाएगा और टेन थीटा इक्वल टू थीटा होगा। अब एक बात यहाँ पर आप ये याद रखिए कि जो थीटा एंगल आप लेंगे ये डिग्री में नहीं होगा, ये ऑलवेज रेडियन में कंसीडर करना है। अगर रेडियन में आप नहीं कंसीडर कर रहे हैं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू थीटा यहाँ से आ गया। तो कॉस थीटा इक्वल टू 1, इसके लिए आपको ना डिग्री यूनिट की रिक्वायर्ड होगी और ना रेडियन की, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब जैसे क्वेश्चन के हिसाब से आप समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर लिखा है फाइंड वैल्यू ऑफ साइन कॉस 10 इफ थीटा इक्वल टू 4 डिग्री। अब जैसे साइन 4 इक्वल टू 4 है, साइन 4 डिग्री की वैल्यू हमें निकालनी है। तो क्या इस कॉन्सेप्ट का यूज करके साइन थीटा इक्वल टू थीटा हो जाएगा कब, जब थीटा बहुत स्मॉल होगा 10 डिग्री से कम। तो ये 4 तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये रेडियन में नहीं लिया गया है। अगर इसको रेडियन में ले लें तो ये करेक्ट लिया जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइन 4 डिग्री इक्वल टू, जब आप इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई बाई 40 आ जाएगा, है ना। इसी तरह कॉस 4 डिग्री की वैल्यू देखें तो कॉस 4 डिग्री की वैल्यू, यानी अगर ये 4 डिग्री 10 डिग्री से बहुत कम है, ये एंगल 10 डिग्री से छोटा है, तो कॉस थीटा इक्वल टू यहाँ से आप देख सकते हैं 1 हो जाता है। अगर थीटा की वैल्यू 10 से कम है तो अप्रॉक्सीमेशन लेंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 आ जाती है। तो सिंपली हम इसको कॉस 4 डिग्री इक्वल टू 1 बोल देंगे। और टेन 4 डिग्री के लिए क्या करेंगे, 4 डिग्री को हम कन्वर्ट कर लेंगे रेडियन में, तो पाई बाई 40 आ जाएगा, 45, ठीक है। और अगला क्वेश्चन ये है, आप सॉल्व करिएगा और कमेंट में बताइएगा, ठीक है। इम्पॉर्टेंट बात ये होती है वैल्यू ऑफ साइन कॉस और टेन को, ठीक है, इसकी वैल्यू याद करना। तो वैसे आप याद करेंगे तो बहुत डिफ़िकल्ट होगा, तो हम ट्रिक से याद करेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल की वैल्यू लिखी है 0, 30, 45, 60, 90, ठीक है। तो यहाँ तक आप याद कर लीजिए,
0 से 90 तक साइन की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद कॉस के लिए ये वैल्यू यहाँ से फिर से रिपीट होने लगेगी इस तरफ, ठीक है। फिर टेन के लिए टेन 0 से 90 तक याद कर लीजिए। टेन 0 की वैल्यू 0, 30 की 1/√3 और 45 की 1, जो कि टेन की मैक्सिमम वैल्यू 45 पे होती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, ठीक है। फिर 60 की √3 हो जाएगी एंड इसका इन्फिनाइट हो जाएगा। अब 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 एंड 120 के लिए 180 के लिए क्या करते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे 90 है तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक मिरर इमेज ले लेते हैं। यहाँ पर एक मिरर रख देते हैं, मान लेते हैं, तो यहाँ बीचों बीच में पूरा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि अगर यहाँ पर एक मिरर है तो इसका जो इमेज होगा जस्ट इधर ही बनेगा। तो आप देखेंगे कि 90 डिग्री प्लस 30 करें तो 120 आएगा, और 90 में 30 माइनस करें तो 60 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको कुछ पैटर्न दिख रहा होगा कि इसमें प्लस 30 करने पर 120 आ रहा है, माइनस करने पर 160। तो जितना इसमें माइनस करेंगे और जितना इसमें प्लस करने पर जो वैल्यू आएगी उस एंगल की वैल्यू सेम होगी, जैसे यहाँ इन दोनों में दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब इसी तरह 90 में अगर 45 ऐड करेंगे तो 135 आएगा, और 45 की वैल्यू आप देखेंगे तो 1/√2 है, तो 1/√2 का सीधा इमेज इधर बनेगा, ठीक है। यहाँ पर हमने मिरर माना है ना, तो मिरर इमेज यहीं तो बनेगा, ठीक है। इसी तरह इसको भी देख लीजिए, 30 डिग्री है तो 1/2 है, तो इसका मिरर इमेज यहाँ पे बनेगा। यानी कि जितना इसमें प्लस करने पर 150 आएगा, उतना इसमें से अगर 90 में से माइनस करेंगे आप तो 130 आएगा। तो 130 आएगा तो जो वैल्यू होगी वही 150 की वैल्यू हो जाएगी सिंपली, ठीक है। इसी तरह 0 डिग्री सीधा वहाँ पे चला गया मिरर इमेज। अब यहाँ पर अगर मिरर इमेज ले रहे हैं तो माइनस आ रहा है, तो माइनस कैसे आ रहा है, चलिए इसको भी समझ लेते हैं। तो अभी क्वाड्रेंट आपने नहीं पढ़ा होगा, तो अभी आगे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो कॉस 90 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसका मिरर इमेज तो बनेगा ही इधर, जितना 90 में ऐड करेंगे कॉस के लिए, तो 90 में जितना ऐड करेंगे उतना माइनस करने पर पीछे जाएंगे तो जो वैल्यू हमको मिलेगी वो कॉस की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे 120 की ये वैल्यू यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। तो बाकी ये सेकंड कोऑर्डिनेट में चला जा रहा है तो इसलिए माइनस साइन आ रहा है, ठीक है। ये देखिए माइनस साइन है यहाँ पे। तो बाकी ये सिंपल मिरर इमेज ही यहाँ पर बन रहा है। तो इस तरह से आप सिंपली याद कर सकते हैं। 10 के लिए भी इसी तरह मिरर इमेज बन रहा है, 10 भी माइनस होता है। अब यहाँ आप देखेंगे कि ये जो सारे एंगल हैं 120, 135, 150, 180, ये सारे एंगल किस क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसलिए कॉस और टेन सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस में होते हैं, तो इसी वजह से इनकी वैल्यू माइनस में आ रही है, आप देख लीजिए माइनस में, ठीक है। तो इस तरह से आप सिंपली लंबे समय तक याद कर सकते हैं इसको। अब बात आती है कि एप्लीकेशन ऑफ टी रेशियो इन फिजिक्स। तो फिजिक्स में कैसे यूज़ करते हैं इन रेशियो का, भाई ये तो मैथ का पार्ट है ना, तो फिजिक्स में कैसे इसका यूज होगा वो समझ लेते हैं। तो साइन थीटा 1/3 दिया है तो थीटा निकालना है। अब थीटा निकालना है तो मोशन इन 1D आप पढ़ेंगे सरल रेखा में गति, ठीक है। तो वहाँ पर डायरेक्शन निकालने को बोला जाता है हमसे। तो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमको नहीं पता होगा और एंगल निकालना हमें नहीं आता है तो हम वहाँ पर डायरेक्शन नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो वहीं पर इसका यूज होता है। तो ये वैल्यू आपको टेबल में तो नहीं दिख रही होगी, टेबल में अगर ये वैल्यू दिखती तो थीटा इक्वल टू हम टेबल से उठा लेते जो एंगल हमें मिलता। लेकिन
ये टेबल की वैल्यू नहीं है, तो इसलिए अगर हमें थीटा लिखना है तो हम सिंपली हमारे लेवल में फिजिक्स में इसी यहाँ तक ही बात किया गया है, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3 करके लिख दिया जाता है सिंपली, है ना। बस यहाँ तक हमारा सॉल्व हो जाता है एंगल, इसके आगे नहीं। बाकी जो वैल्यू अगर हमें टेबल में मिल रही है तो थीटा की वैल्यू हम टेबल से निकाल लेंगे, अगर नहीं मिल रही है तो हम इसी तरह लिखेंगे और यहीं तक हमारा सॉल्यूशन माना जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप कॉस थीटा 1/4 दिया गया है तो थीटा इक्वल टू यहाँ देखेंगे कॉस इनवर्स, ये पावर -1 नहीं है, ये कॉस इनवर्स बोला जाएगा, ठीक है। पावर -1 बोलेंगे तो गलत माना जाएगा। थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/4 आ गया, जो यहाँ पे था वो 1/4 वही कॉपी हो गया और ये इनवर्स में आ गया। इसी तरह करना है इसमें भी। टेन थीटा इक्वल टू 2/3 दिया है तो थीटा फाइंड करना है, तो इसी तरह फाइंड किया गया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि हम थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करें। तो यहाँ पर आपको साइन थीटा इक्वल टू दिया गया है 1/3, है ना। तो टेन थीटा की देन थीटा हमको फाइंड करना है। अब देखते हैं किसके टर्म में आता है और इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। कॉस इनवर्स 2√2/3 की टेन इनवर्स 1/√2√2, इनमें से देखते हैं सॉल्यूशन के बाद कि कौन सा ऑप्शन होगा, है ना। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पर दिखाया गया है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें साइन की वैल्यू हमें यहाँ पर दी गई है 1/3, है ना। तो साइन की वैल्यू 1/3 दी गई है, तो साइन थीटा इक्वल टू 1/3 और परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर हमने यहाँ से दिया गया था, तो परपेंडिकुलर हमारा 1 हो जाएगा और हाइपोटेनस की वैल्यू दी गई है, यहीं पर दी गई है ना, तो 3 हो जाएगा। अब ऑप्शन में हमें ऑप्शन के हिसाब से चलना होता है, तो हमें कॉस निकाल के देखते हैं कि कॉस थीटा इक्वल टू क्या आएगा। तो कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेनस होता है। तो हाइपोटेनस पता है, बेस नहीं पता है। तो पाइथागोरस हमने पढ़ा है कि दो साइड अगर पता है तो तीसरा साइड हम निकाल सकते हैं। तो इसी तरह हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं, p² + b² इक्वल टू h², है ना। तो इसकी वैल्यू 1 दी गई थी, इसकी 3 दी गई थी, इसका निकालना था। तो आप देखेंगे कि b² इक्वल टू 3² - 1², है ना। तो 3² 9 आ जाएगा और 1 का 1 ही रहेगा। अब b इक्वल टू 8√2 आ जाएगा, है ना। अब इसको आप सिंपली लिख सकते हैं 4 × 2। अब इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 और बाकी √2 आ जाएगा, है ना। तो बेस की वैल्यू हमें निकल गई 2√2। तो बेस हमने यहाँ पे रख दिया 2√2, तो एंगल हमारा निकल गया आसानी से। थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 2√2/3, ठीक है। इसी तरह टेन थीटा आसानी से निकल जाएगा, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। तो परपेंडिकुलर 1 दिया गया था और बेस हमने फाइंड किया है, यहाँ से ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो थीटा हम सिंपली निकाल लेंगे इन्वर्स करके, है ना। तो अब देखेंगे इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू निकल के आई, फिर ये, तो यानी कि कॉस इनवर्स 2√2/3 और टेन इनवर्स 1/2√2। तो यहाँ ये दोनों ऑप्शन सही होंगे, ठीक है, ए एंड बी। इसी तरह यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन दिया है, कॉस थीटा इक्वल टू 3/4 है, देन साइन थीटा, टेन थीटा एंड सेक थीटा को फाइंड करना है। तो सिंपली इसी बेसिस पे आप करके देखिएगा और आंसर को कमेंट में करिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट 6 है ग्राफ ऑफ साइन एंड कॉस। तो ये इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ट्रिग्नोमेट्री में, क्योंकि इसका यूज SHM में होता है और वेब चैप्टर में होता है।
और क्लास 12th की बात करें तो वहाँ भी अल्टरनेटिंग जैसे चैप्टर में साइन एंड कॉस ग्राफ का करीब 90% यूज होता है उस चैप्टर में। तो चलिए इसको हम समझ लेते हैं कि साइन एंड कॉस के ग्राफ को कैसे प्लॉट करते हैं। तो ये कोई क्वेश्चन दिया गया है y इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन को हमने y एक्सिस पे लिया है और थीटा को x एक्सिस पे। तो ये ग्राफ आप देखेंगे कि ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मैक्सिमम से जाके फिर डाउन होते हुए नेगेटिव में मैक्सिमम में जाके ये ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, बार बार। तो आप टेबल में भी देखे होंगे कि साइन की जो वैल्यू होती है 0 से 90 डिग्री तक ऊपर जाती है, ठीक है, +1 तक, फिर 90 से नेगेटिव एक्स एक्सिस में आ जाती है ना। जैसे जैसे आप 120 150 की वैल्यू देखते जाएंगे तो वो घटती जाती है। तो इसी तरह 0, ये ओरिजिन से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, बार बार ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव दोनों में ऑसिलेट करते हुए ग्राफ दिखाई दे रहा है। तो साइन एंड कॉस आर पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन वो होते हैं जो एक रेगुलर इंटरवल पे अपनी वैल्यू को रिपीट करें, ठीक है। तो साइन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई इक्वल टू 0, ये इम्पॉर्टेंट बात है ना, क्योंकि पाई में अगर कोई इंटीग्रल मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसकी वैल्यू 0 होगी। कुछ इस फार्मूले से देख सकते हैं, साइन एन पाई इक्वल टू 0। अब एन क्या है, एक इंटीजर है जिसकी वैल्यू 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि साइन की वैल्यू पॉजिटिव कब कब होगी, यानी कि पाई/2 तो हमें पता है कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम वैल्यू साइन की पॉजिटिव होगी, लेकिन और कब पॉजिटिव होगी, तो ये वैल्यू क्या होगी, फिर देन ये, फिर इसके बाद और अगर ग्राफ बनाया जाए तो कब कब पॉजिटिव होगी। तो इस बात से हम बता सकते हैं कि साइन की वैल्यू कब कब +1 होगी, ठीक है, यानी +1 पॉजिटिव में। तो जब पाई/2 में 4 पाई जोड़ते हैं तब साइन की वैल्यू +1 आती है, ठीक है। तो जैसे साइन पाई/2 है, इसमें 4 पाई आप जोड़ेंगे तो 4 पाई प्लस पाई, तो 5 पाई/2 आ जाएगा, है ना, सिंपली। यहाँ पर हमने डायरेक्ट लिखा है तो 5 पाई/2 आ जाएगा। इसमें क्या किया गया है, +4 पाई किया गया है, और फिर देन इसमें भी +4 पाई किया गया है, तो 5 4 9 पाई आ जाएगा सीधे सीधे, तो ये हो जाएगा 9 पाई/2। यहाँ पर यही किया गया है और आगे यही करते करते वैल्यू हमें पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ वैल्यू साइन की +1 आएगी। अब अगला पॉइंट 4 क्या कह रहा है, साइन की वैल्यू -1 कब होगी। तो -1 जब होगी तब 3 पाई/2 में 4 पाई जोड़ते हैं। अब इसमें आप यहाँ देखेंगे कि पाई/2 में +4 जोड़ते थे, और यहाँ देखेंगे 3 पाई/2 में 4 पाई जोड़ते जाते हैं, तब वैल्यू हमें क्या निकल के आती है, -1। तो साइन की वैल्यू -1 कब मिलेगी, जब 3 पाई/2 में 4 पाई जोड़ते जाते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं कि साइन 3 पाई/2 है, तो हमने यहाँ +4 पाई किया, तो 4 3 7 7 पाई/2 आ गया सिंपली। ऐसे और वैल्यू निकालने के लिए करते रहेंगे लगातार कंटिन्यूअस, ठीक है। तो जब इसमें जोड़ेंगे तो वैल्यू हमें साइन की -1 में निकल के आएगी कि कहाँ कहाँ वैल्यू साइन की -1 में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो यहाँ कुछ एग्जांपल हमने दिया है ग्राफ प्लॉट करने के लिए, y इक्वल टू साइन थीटा प्लस 60 डिग्री। तो इसका ग्राफ हमें प्लॉट करना है। अब इसका कुछ और मेथड होता है जो कि हमें बहुत लेंदी पड़ेगा, तो इसके लिए एक शॉर्ट तरीका ये है कि ग्राफ प्लॉट करने के लिए
तो सिंपली हम अगर ट्रिक से करें तो जैसे कि ये साइन थीटा प्लस 60 डिग्री है, तो आप क्वाड्रेंट अभी हम समझाएंगे, तो क्वाड्रेंट के हिसाब से ये साइन थीटा प्लस 60 डिग्री है ना, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है ना। तो हमें पता है कि यहाँ तक का जो एंगल होता है ये 90 डिग्री होता है ना। तो इस एंगल को आप देखेंगे तो सबसे पहले ये आप हमें फाइंड करना होता है कि ये कहाँ एग्जिस्ट करेगा, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री 90 से पहले आएगा, है ना। तो 60 डिग्री 90 से पहले आएगा, तो कुछ मान लिया यहाँ आता है, जैसे 90 डिग्री से पहले 60 मान लिया यहाँ आता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहीं से हम क्या पास कर देंगे, ऑरिजिन। ठीक है, यहाँ से हम सीधा सिंपली क्या कर देंगे, ऑरिजिन पास कर देंगे। तो ये साइन और थीटा के बीच में ये ग्राफ प्लॉट हो गया, साइन थीटा प्लस 60 डिग्री का, है ना। अब ये वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 60 डिग्री है ना। ये वाई एक्सिस था, अब ये सिंपली ग्राफ प्लॉट हो गया। तो इस कॉन्सेप्ट में क्या करना होता है, जैसे कोई इक्वेशन अगर दी गई है तो जो ब्रैकेट के एंगल लिखा, अंदर एंगल जो लिखा होता है, तो उस एंगल को हम फाइंड करते हैं कि कहाँ एग्जिस्ट करेगा। तो जहाँ भी एग्जिस्ट करेगा हम वहाँ पॉइंट बनाएंगे, देन उसके बाद वहीं से हम वो वाई एक्सिस ड्रॉ कर देंगे, तो सिंपली हमारा ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। इसी तरह इसको देखिए, तो जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे y इक्वल टू साइन थीटा प्लस 135, तो आप देखेंगे कि मान लिया कि साइन का ग्राफ हमें पता है ऑसिलेट कर रहा है। आप देखिए ये साइन का ग्राफ है, ऑसिलेट कर रहा है। यहाँ तक का एंगल जो होता है 90 डिग्री होता है, और यहाँ तक का एंगल होता है 180 डिग्री होता है ना। तो 135 एंगल हमें फाइंड करना है कि कहाँ आएगा। तो 180 ये है, तो 180 से पहले आएगा और 90 के बाद में आएगा। तो मान लिया हमने ये पॉइंट बना लिया जहाँ पे एंगल क्या एग्जिस्ट कर रहा था, 135। तो यहाँ से हमने क्या ड्रॉ कर दिया, वाई एक्सिस, है ना। एक मिनट, ये रेड पेन से कर दे रहे हैं। तो वाई एक्सिस हमने यहाँ से ड्रॉ कर दिया, इस पॉइंट से ये वाई एक्सिस ड्रॉ हो गया। ठीक है, तो ये सिंपली y इक्वल टू साइन थीटा प्लस 135 का ग्राफ प्लॉट हो चुका है। अब और भी तरीके होते हैं इस इक्वेशन के ग्राफ प्लॉट करने के लिए, लेकिन ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका है। ठीक है, तो जब भी इस तरह का इक्वेशन दिया जाए और आपसे ग्राफ प्लॉट करने को कहा जाए, तो इसी मेथड से ग्राफ प्लॉट करिएगा। सबसे आसान और सबसे कम समय में आप प्लॉट कर पाएंगे इस मेथड से। ठीक है, है स्पेशल वैल्यू ऑफ साइन एंड कॉस। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वी ऑलवेज मेजर द एंगल फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस। अब एक्स एक्सिस ये है ना, एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है। अब एक्स एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट पॉजिटिव माना जाता है और नीचे वाला पार्ट निगेटिव, है ना। तो जब भी एंगल को हमें मेजरमेंट करना होता है तो हम रेफरेंस लाइन से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में चलते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में चलते हुए जो एंगल हमने मेजर किया है वो सारे एंगल पॉजिटिव लिए जाएंगे, है ना। ये देखिए पॉजिटिव 360 पॉजिटिव आ जाएगा अगर यहाँ तक हमने रोटेट किया है। अगर ये रेफरेंस लाइन है और फिर हम अगर रेफरेंस लाइन से एक्स एक्सिस से नीचे अगर हम रोटेट कर रहे हैं, तो ये एंगल जो रोटेट होगा और जो मिलेगा हमें, ये नेगेटिव में लिया जाएगा, है ना। तो जैसे ये ओरिजिन है, एंगल यहाँ पे 0 डिग्री है अगर हमने कोई रोटेशन नहीं किया है।
अगर एक रोटेशन करके फिर यहीं पे आ गए हैं तो ये 360 डिग्री का एंगल बनाएगा, और फिर एक रोटेशन हम कर लिए हैं तो 720 का डिग्री का एंगल बनाएगा। तो अगर रेडियन में देखें तो 2 पाई 4 पाई एंड ये 2 का मल्टीपल में बढ़ेगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ देख लीजिए पाई बाई 2 है, यहाँ पर साइन की वैल्यू मैक्सिमम होती है, और इसमें 4 पाई बाई 2 जोड़ें तो हमें +1 साइन की वैल्यू निकल के आती है ना। तो यहीं पर आप देखेंगे कि साइन पाई बाई 2 इक्वल टू पॉजिटिव +1 आ गया है, और यहीं पर कॉस की वैल्यू जो है वो 0 है। अब 180 डिग्री पे आप देखेंगे तो पाई 3 पाई 5 पाई ये एंगल इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, देन ये साइन 3 पाई बाई 2 है, तो यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर हमने बताया था आपको कि 3 पाई बाई 2 में या 3 पाई बाई 2 एंगल हो तो -1 वैल्यू हमें निकल के आती है। अगर इसी में अगर हम 4 पाई और ऐड कर दें तो देन उसके आगे हमें पता चलता जाएगा कि कहाँ कहाँ वैल्यू -1 निकल के आएगी साइन की। ठीक है, तो सिंपली आप इस बात का यूज़ करके आगे इसको बढ़ाते हुए एंगल लिख सकते हैं कि कहाँ कहाँ वैल्यू -1 आएगी। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं क्वाड्रेंट की, है ना। तो जैसा कि क्वाड्रेंट यहाँ पर बना हुआ है x और y में, तो आप देखेंगे कि ऑल पॉजिटिव यानी जो हमारे रेशियो होते हैं साइन कॉस टेन के, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर बात करें, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, तो इसमें सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। और सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो इसमें केवल साइन और साइन का उल्टा कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे निगेटिव होते हैं। ठीक है, रिमेनिंग ऑल निगेटिव। ठीक है, बाकी इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में tan cot पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो cos और sec पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव, है ना। और एक बात और याद रख लीजिए कि ये 90 डिग्री है ना, y एक्सिस पे है, और यहाँ 0 डिग्री या 360 डिग्री या x एक्सिस बोल लीजिए इसको। ठीक है, तो बात करते हैं फंक्शन कब कब चेंज होगा। तो y एक्सिस पे जो भी एंगल आएगा हमारा, जब एंगल y एक्सिस पे आएगा तो वहाँ पर हमारा फंक्शन चेंज हो जाएगा। अभी एग्जांपल के थ्रू हम उसको समझा रहे हैं। ठीक है, और जो भी एंगल x एक्सिस पर आएगा, ठीक है, तो वहाँ पर फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो जैसा कि एग्जांपल यहाँ पर आप देखेंगे कि साइन पाई प्लस माइनस थीटा लिखा है ना, तो इक्वल टू साइन 5 पाई प्लस माइनस थीटा लिखा है, तो भी यहाँ साइन लिख दिया गया है ना। कॉस 7 पाई तो इक्वल टू 10 लिख दिया गया है, तो कैसे 10 लिख दिया गया है? नहीं, ये गलत है भाई, है ना। तो यहाँ आप देखेंगे कि पाई ये वाला एंगल किस एक्सिस पे आ रहा है। ठीक है, तो पाई एंगल x एक्सिस पे आ रहा है, तो इसलिए फंक्शन नहीं चेंज होगा। ये तो आप यहाँ देखेंगे साइन पाई प्लस माइनस थीटा इक्वल टू साइन, है ना, साइन 5 पाई प्लस माइनस थीटा इक्वल टू साइन लिख दिया गया है। तो ये कैसे हुआ कि फंक्शन चेंज नहीं हुआ? तो ये जो पाई एंगल है ये किस एक्सिस पे आ रहा है? x एक्सिस पे आ रहा है। ठीक है, क्वाड्रेंट में आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए पाई जो है ये x एक्सिस पे आ रहा है, तो इसलिए जो x एक्सिस पे आएगा वहाँ पर फंक्शन चेंज नहीं होगा।
और इसकी भी बात कर लें 5 पाई, वो भी कहाँ आ रहा है, एक्स एक्सिस पे। तो जो भी एंगल एक्स एक्सिस पे आएगा वहाँ पर फंक्शन चेंज नहीं होगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर फंक्शन चेंज होता है तो कौन किस में चेंज होगा, है ना। तो आप देखेंगे कि साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज हो जाता है। अगर जब भी कोई एंगल हमें वाई एक्सिस पे मिलेगा तब हमें फंक्शन चेंज करना होगा, तो किस में चेंज करेंगे। टेन कॉट में चेंज होगा, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में, ठीक है। तो चलिए यहाँ अगले एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा है, तो 90 पाई बाई 2 एंगल आया, तो 90 डिग्री तो वाई एक्सिस पे आएगा। यहाँ आप देख सकते हैं 90 डिग्री पाई बाई 2 वाई एक्सिस पे आया है। तो यहाँ पर एंगल जो होगा चेंज होगा, ओ फंक्शन चेंज होगा, ठीक है। तो फंक्शन चेंज होगा तो कॉस आ जाएगा। 90 माइनस थीटा है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा और फंक्शन 90 पे चेंज हो जाएगा क्योंकि एंगल वाई एक्सिस पे आ रहा है, तो प्लस कॉस थीटा हो गया है। साइन 90 प्लस थीटा है ना, तो 90 पे एंगल फंक्शन चेंज होगा। और क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है पॉजिटिव होता है, तो इसलिए 90 की वजह से फंक्शन चेंज हुआ। और क्वाड्रेंट सेकंड था तो साइन की जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा। यहीं अगर कॉस 90 माइनस थीटा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, यहाँ से आप देख सकते हैं। और 90 डिग्री वाई एक्सिस पे आ रहा है, ये जो एंगल है ये वाई एक्सिस पे तो आ रहा है, आप यहाँ से देखिए 90 डिग्री पाई बाई 2, तो वाई एक्सिस पे जब आएगा तो ये फंक्शन चेंज होगा और बाकी सारे पॉजिटिव होते हैं यहाँ से, ठीक है। ये वाला कॉस 90 प्लस थीटा तो एक सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, फंक्शन चेंज होगा क्योंकि एंगल जो है वो वाई एक्सिस पे आ रहा है ना। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस माइनस में रहता है, कॉस का साइन माइनस होता है, तो फंक्शन चेंज होकर साइन थीटा आया, और साइन जो इसका साइन होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में यानी ये माइनस में आ जाएगा। टेन 90 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पता चल रहा है यहाँ से 90 माइनस थीटा यानी 90 में से कुछ घट रहा है एंगल, है ना। तो 90 डिग्री है तो टेन बदलेगा, किस में बदलेगा, कॉट में बदलेगा। और पहला क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो इसमें वैल्यू जो होगी वो साइन जो होगा वो पॉजिटिव होगा क्योंकि सारे साइन पॉजिटिव होते हैं, है ना। इसी तरह ये भी है। बाकी आप लोगों को किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके वहाँ भी अपना डाउट पूछ सकते हैं, और वहाँ से आप प्रिंटेबल PDF डाउनलोड करके क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन है। धन्यवाद।